नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एश्योरेंस की, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एश्योरेंस में वो कहता है कि भाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब ये है कि आपके जो एफ एस हैं वो 100% सही बने हुए हैं, 100% एक्यूरेट बने हुए हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है, ठीक है ना। वो 100% एरर फ्री एंड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ऐसा तो भाई बिल्कुल हो ही नहीं सकता है कि आप कोई एफ एस बनाओ उसमें मतलब 100% एरर फ्री हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप कुछ चीज़ें एस्टिमेट करते हो, वो आपके एस्टिमेट जो है ना वो गलत भी होते हैं। आपने एक बंदे के बारे में एस्टिमेट किया कि हमारे पैसे लेके भाग गया, ठीक है ना, अब ये शायद वापस ना करे, आपने इसका प्रोविजन बनाया लेट से 40 रुपये का, वो बड़ा बंदा ईमानदार निकला, उसने तो आके 40 रुपये वापस कर दिए, लेकिन आपने पीएल में 40 का एक्सपेंस दिखा दिया, ठीक है ना। तो आपका ये जो एस्टिमेट है ये गलत साबित हुआ, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि गारंटी देता हूँ मैं यार ये 40 का जो मैंने बैड एक्सपेंस बुक किया है बिल्कुल सही है, नहीं, गारंटी आप किसी भी चीज़ की नहीं दे सकते, क्योंकि एफ में आपके हमेशा एस्टिमेट शामिल होते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली इस किसकी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस की। अब हम लोग आगे बात करते हैं किसकी, रीजनेबल एश्योरेंस की। भाई रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? रीजनेबल एश्योरेंस जो है ना वो ये कहती है कि इट इज़ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है ना। ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइडेड इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन दैट इज एफ एस गिफ्ट ट्रू एंड फेयर यू, ठीक है ना। इसकी मिसाल जो है ना वो मैं ऐसे देता हूँ कि हमारे पास जो है ना वो एक बच्चे आते हैं, दो बच्चे आते हैं, बोलते हैं भाई हमारी ड्राफ्टिंग चेक कर दो, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना वो दो लेवल ऑफ एश्योरेंस साथ साथ समझा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ रीजनेबल एश्योरेंस भी समझाता हूँ और मैं जो है ना वो नेगेटिव एश्योरेंस भी समझा देता हूँ हाथ के हाथ, ठीक है ना। दो बच्चे आते हैं मेरे पास आंसर चेक कराने, एक का आंसर मैं चेक करता हूँ, मैं बोलता हूँ यार तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, तुम्हारी ड्राफ्टिंग बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरे बच्चे को मैं कहता हूँ कि तुम्हारी ड्राफ्टिंग में मुझे बज़ाहिर कोई गलती नज़र नहीं आई। अब मेरे इन दो स्टेटमेंट्स में ना थोड़ा बहुत अल्फाजों का फ़र्क है, लेकिन इससे मेरी लेवल ऑफ एश्योरेंस पूरी तब्दील हो रही है। इसी तरह से ऑडिट में भी होता है। ऑडिट में हम क्या करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस को कहते हैं कि इट इज़ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर यू, ठीक है ना। और ये वही लेवल ऑफ एश्योरेंस कहाँ दी जाती है भाई, ऑडिट ऑफ एफएस में दी जाती है। जो दूसरी बात मैं कह रहा था ना कि इस बच्चे को मैंने बोला तुम्हारी ड्राफ्टिंग में मुझे बज़ाहिर कोई गलती नजर नहीं आई, ये मैंने दी है लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, कि भाई उसमें ऑर्डर ये कहता है कि इन आवर ओपिनियन, ठीक है ना, nothing has come to our nothing has come to our attention which causes us to believe that FS do not give true and fair view। हमारा ये ख्याल है कि हमारी नज़रों के सामने से ऐसी कोई चीज़ नहीं गुजरी जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि यार एफएस ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते। और ऑडिट मॉनिटर क्या कहता है कि यार एफएस गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, तो ये रीजनेबल एश्योरेंस होती है। और वहाँ पे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती, वो कौन सी होती है, नेगेटिव एश्योरेंस या मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ ये कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होती है कि यार ऑडिटर जो एफएस चेक कर रहा है वो 100% एरर फ्री और ऑब्जेक्टिव है। ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होता, कोई ना कोई इसकी वजह होगी, और उस वजह को हम कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस, कि भाई ऑडिटर एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस जो है ना वो क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसमें लिखता है कि एन ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ठीक है ना। इन वजूहात की वजह से ऑडिटर जो है ना वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। सबसे पहली चीज़ लिखी हुई भाई, प्रिपरेशन ऑफ एफएस इन्वॉल्व्स एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स, ठीक है ना। जैसे कि प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, यूजफुल लाइफ, इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी एंड इन्वेंट्री। सबसे पहले इसमें आपको कहता है कि बैड डेट्स, मैंने आपको बताया बंदा पैसे लेके भाग जाएगा, आपका एस्टिमेट है 40 रुपये का, ठीक है ना, बंदा बहुत ईमानदार था, पैसे वापस कर दिया, आपका एस्टिमेट गलत हो गया, ठीक है ना। यूजफुल लाइफ, आपको जो है ना वो आपके वैल्यूअर ने बोला यार इस मशीन की लाइफ जो है ना वो 10 साल है, आप इस पीपी को 10 साल में डेप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन वो मशीन जो है ना वो उसी बेहतरीन कैपेसिटी से 15 साल चल गई, तो इसका मतलब आपने डेप्रिशिएशन गलत बुक कर लिया। नहीं भाई, वो उस वक्त की एस्टिमेशन थी, अब चल गई तो क्या करें, ठीक है। तो आपका ये मतलब आप ये नहीं कहते कि यार ये मैंने बिल्कुल सही बुक किया है, ठीक है ना, ये आपका एस्टिमेट है, ठीक है। इसी तरह से आपका इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी आता है, इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री आता है। उसके बाद कह रहे हैं जनाब के मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन टू ऑडिटर आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। मैनेजमेंट ने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जब आपको उसने ऑब्वियसली पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपकी एक लिमिटेशन लगी कि आपके पास पूरा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात, जब आपके पास पूरा एविडेंस हासिल नहीं हुआ तो आप जो है ना वो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो, जब आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि भाई एफ एस 100% सही है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ आ रही है मैनेजमेंट में कमिट फ्रॉड, ठीक है। तो चौथी चीज़ हमारे पास आ रही है ड्यू टू रिजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ऑडिटर परफॉर्म द ऑर्डर ऑन सिंपल बेसिस। ये कहता है भाई आपके पास बड़ा ही रिजनेबल पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्योंकि देखो एयर एंड जो है ना, जैसे मैं एक बात करूँ किसी लिस्टेड एंटिटी की, उसका एयर एंड है दिसंबर 31, ठीक है। ऑडिट इंगेजमेंट टीम जो है ना वो बन जाती है और उसको भेज दिया जाता है ऑडिट करने के लिए, लेट से कोई दिसंबर के मिड में 7, 8 दिसंबर, 10 दिसंबर से जो है ना वो हम लोग चलेगा क्लाइंट पे। अब थोड़ा थोड़ा जो है ना वो हम काम करते रहे, जितने जो है ना वो महीने गुजर गए, जैसे नवंबर तक का हो गया तो नवंबर के एक्सपेंसेस की वॉचिंग कर ली, नवंबर तक का जो है ना वो पीपी देख लिया। अब जब दिसंबर खत्म होगा, 31 दिसंबर खत्म होगा, 31 दिसंबर का डेटा हमारे पास आएगा, लेट से भाई 4, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद पक्के एफएस हमारे पास आ गए। अब उसके बाद क्लाइंट बोलता है कि यार 1.5 महीने बाद जो है ना वो हमारी एजीएम है और हमें जो है ना वो एजीएम में
ऑडिट एफएस लेके जाना है, तो ऑडिटर के पास टाइम कितना आया इफेक्टिवली ऑडिट करने का, 1.5 से 2 महीने। और वो ऑडिट जो एफएस जिनका कर रहा है वो एफएस कितने महीने के, 12 महीने। मतलब जो मैनेजमेंट ने पूरा 12 महीने लग के काम किया है, उसका ऑडिट करने के लिए कितना टाइम है, उसके ऑडिट करने के लिए सिर्फ 1.5 से 2 महीने। तो ये बहुत ही कम टाइम है, इसकी वजह से ऑडिटर जो है ना वो ऑडिट करता है सैंपल बेसिस पे, ठीक है ना। अब लेट से उसके एक्सपेंसेस में जो है ना वो कोई 10 लाख ट्रांजेक्शन है, तो क्या ऑर्डर हर 10 लाख ट्रांजेक्शन की जो है ना इनवॉइस निकालेगा, उसको चेक करेगा, उसका अमाउंट देखेगा, उसकी जो है ना वो कंफर्मेशन करेगा कि इसके सपोर्टिंग एविडेंस अवेलेबल है या नहीं है। तो ऑर्डर क्या करता है, सैम्पल बेसिस पे काम करता है। क्या चलो बड़े बड़े एक्सपेंसेस देख लो, ठीक है ना, तो जो नॉन सिग्निफिकेंट साइड होते हैं उसके जो है ना वो सैम्पल बेसिस पे जो है वो ऑडिट कर लेता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो आपके पास इसमें मिसाल दी है भाई, पीएसओ के जो है ना वो इतने स्टेशन हैं, पिज़्ज़ा हट की जो है ना वो इतनी ब्रांचेस हैं, सही है ना। ये एग्जांपल जो है ना वो समझाने के लिए है। और पांचवी चीज़ लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज परsuasive रादर देन कॉन्क्लूसिव, ठीक है ना। इसके बाद जो आपके पास शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बस इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो भी आपने पढ़ा है उसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपकी रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो इस लेक्चर के हिस्से में हमने क्या पढ़ा, हमने सिर्फ ये देखा है कि आपके पास एश्योरेंस की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एश्योरेंस होती है, एक मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है, वो यहाँ पे मेरे ख्याल लिखी नहीं, आगे लिखी होगी, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव एश्योरेंस कहते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस को। तीसरी चीज़ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। और इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये रीजन जो है ना वो हमने इस हिस्से में डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह अगले हिस्से में जो है ना वो इस चैप्टर का बाकी हिस्सा देखते हैं। थैंक यू।